सीजन तो मॉनसून का है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में बादलों की गड़गड़ाहट दूर दूर तक नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन मॉनसून सेशन से पहले राजनीति में सत्ता के गलियारों में जरूर खबरों की गड़गड़ाहट है और खूब सुखबुगाहट है परिसीमन बिल के लाए जाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी अपने शो पिनास का पंच के साथ। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले मॉनसून सेशन में जो सोमवार से शुरू होने जा रहा है, क्या उसमें सरकार कहीं से भी परिसीमन बिल को फिर दोबारा से डिलिमिटेशन बिल को लेकर आने के मूड में है। दरअसल सरकार ने जो 5 बिल लिस्ट किए हैं अपने कामकाज में मॉनसून सेशन के लिए, उसमें डिलिमिटेशन का बिल जो है वो कहीं से भी लिस्ट नहीं है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो पहले से आया हुआ था और उसको दोबारा सरकार ले आएगी। पिछली बार ये बिल क्योंकि संवैधानिक संशोधन बिल है तो उसमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है, तो वो संख्या सरकार नहीं अचीव कर पाई थी और इसीलिए इस बार वो मेंशन नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही उसका जो 360 का नंबर है जो उसे जरूरत है, वो जैसे ही वो अचीव करेगी उसके बाद वो बिल दोबारा इसी सेशन में लेकर आएगी और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी शुरू भी कर दी है। हम आपको बताएंगे कि स्थितियां फिलहाल क्या हैं। सरकार की तरफ से जो सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक हाँ, सरकार इस सेशन के अंदर बिल्कुल डिलिमिटेशन बिल जो है वो लाना चाहती है, सीटों की संख्या जो है वो बढ़ाना चाहती है और उसका आधार, जैसे कि पिछली बार जब ये बिल गिरा था उस वक्त जब चर्चा हो रही थी पूरी, तो अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि मैं दक्षिण के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन सही हूँ, क्योंकि पहले जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर जब सीटों का आवंटन हुआ था तो उसमें फॉर्मूला होता था कि जितनी जनसंख्या है उसके ऊपर 10 लाख पर एक सीट का रिप्रेजेंटेशन अगर आप मान के चलें, तो इस तरह का एक फॉर्मूला निर्धारित किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल को जो है परिवार नियोजन को बहुत अच्छे से अपनाया, समझा, वहाँ लिटरेसी रेट भी ज़्यादा था, तो उन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए वहाँ की जनसंख्या घट गई। तो फिर तर्क दिया जाने लगा कि भाई दक्षिण के राज्यों की क्या गलती है, वो तो सरकार का सहयोग ही कर रहे हैं, वो तो देश हित में ही काम कर रहे हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। तो उसके बाद से 71 में बिल्कुल फ्रीज हो गया था, फिर वाजपेयी सरकार आई तब भी ये उसको 25 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। तो 26 में जब वो 25 साल पूरे हो रहे हैं तो अब डिलिमिटेशन बिल जो है सदन के पटल पर आया था। उस वक्त सरकार ने अश्योर किया था कि देश का जो पूरा का पूरा फेडरल सिस्टम है, उत्तर दक्षिण की कोई लड़ाई कोई खींचता नहीं होने देंगे। दक्षिण के राज्यों को उनकी कम जनसंख्या उन्होंने नियंत्रण किया है उसका खमियाजा नहीं भुगतने देंगे, उसका बल्कि उनको लाभ होगा। और कहीं ना कहीं 50% का जो उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया कि हर स्टेट जो है जितनी मौजूदा सीटें हैं उसमें से 50% इजाफा हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि उनकी पॉपुलेशन पिछले सालों में कितनी बढ़ी है उस हिसाब से, या घटी है या कितनी कंट्रोल हुई है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। और जब उस फॉर्मूले को डिकोड किया गया तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि पहले भी 543 जब सीटें हैं तब भी दक्षिण के राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 23 से 24% के बीच बैठता है। और अभी भी जब अगर डिलिमिटेशन हो जाता है, बिल पास हो जाता है, तो उसके बाद भी जो 50% का फॉर्मूला है उसके तहत भी जो तस्वीर उभरेगी उसमें भी लगभग 24% के आसपास ही दक्षिण के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन रहने वाला है। तो जो उत्तर दक्षिण की खाई की बात थी वो सिरे से खारिज हो रही थी। दरअसल पूरी दिक्कत क्या आ रही थी कि जब आप क्षेत्रफल, जब आप डिलिमिटेशन करते हैं तो उसके बाद जिस तरह से आप जिस आधार पर आप डिसाइड करते हैं कि भाई ये नई सीटें बनेंगी, ये एरिया उसके अंदर आएगा, जो पूरा का पूरा आप उसको स्ट्रक्चरल जब आप करते हैं, सीटों की संख्या आपने तय कर दी तो उसमें कौन कौन से एरिया ले रहे हैं, उसका आधार क्या होगा, जनसंख्या होगी, किस तरह से वो होगा, तो उसको लेकर भी सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है। फिलहाल अभी जो स्थिति बन रही है उसमें नंबर गेम में सरकार कहाँ खड़ी हुई नजर आती है वो एक एक करके आपको समझाऊंगी, फिर इतिहास में भी जाऊंगी। जरा आपको मैं अभी फिलहाल जो मौजूदा कहानी है वो मैं आपको बता दूं कि एनडीए के 17 अप्रैल को जब ये बिल आया था और उसके बाद जब वोटिंग हुई थी तो उसके पास जो है 298 का फिगर उसके पास था। एनसीपी टीएमसी के जो बागी हैं, उन्होंने जो नई पार्टी जो अपनी बनाई है उसके 20 सांसदों को इसमें जोड़ दें, फिर शिवसेना यूबीटी के जो 6 बागी सांसद हैं उसको भी एनडीए में जोड़ दें, तो आंकड़ा हो जाता है 324 का। 360 से तो ये अभी भी बहुत दूर है। तो 360 से दूर होने के लिए जो अंतर है इसको पाटने के लिए सरकार क्या कर रही है? इसके लिए सरकार कह रही है कि डीएमके को वो मनाने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, डीएमके, राहुल ने जिस तरह का, राहुल गांधी ने दक्षिण में एक तरह से पीठ में छुरा भोंपा, उसने अपने विजय का साथ दिया, सरकार बनाने में मदद की। डीएमके इससे काफी नाराज थी, उसने खुद को अलग कर लिया। तो अब डीएमके जो है उसको जब एश्योरेंस मिल रहा है कि भाई ठीक है, दक्षिण के राज्यों का कोई रिप्रेजेंटेशन खत्म नहीं हो रहा है, जनसंख्या आधार नहीं है, पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी, आपका रिप्रेजेंटेशन एब्सोल्यूट फिगर्स में जो है जो परसेंटेज जो आपका बनता है वैसे का वैसे ही रहने वाला है। तो ऐसे में डीएमके हो सकता है सरकार को कुछ शर्तों के साथ समर्थन दे दे। 22 सीटें डीएमके के पास हैं।
एनसीपी शरद गुट जिसकी लेकर लगातार राजनीति और मीटिंग्स के दौर जो है वो लगातार चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि विलय हो रहा है दोनों गुटों का, कोई कह रहा है कि पार्टी तोड़ी जा रही है, लगातार सुगबुगाहट है। लेकिन इस बीच इन सबको भी इतर कर दें अगर, तो भी सुप्रिया सुले का जो स्टैंड था, सुप्रिया सुले ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आके सीधा बताया कि भाई ठीक है, 50% का अगर फॉर्मूला होता है, कुछ शर्तें हैं वो देखेंगे, पढ़ेंगे बिल को, और उसके बाद अगर उन्हें ठीक लगेगा, डिलिमिटेशन के विरोध में नहीं है, तो उसके साथ सरकार के साथ आ सकते हैं। तो इन आप एनसीपी शरद गुट के भी 8 आप जोड़ लीजिए। वाईएसआरसीपी जो है उसको भी कहा जा रहा है कि उसको भी मना लिया जा सकता है, 4 आप उनके भी जोड़ लीजिए, और 2 निर्दलीय भी सरकार के साथ आ सकते हैं, तो कुल हो जाएंगे 36। तो 324 सरकार के पास अभी अपने हैं, जिसमें 298 पहले 17 अप्रैल के, उसके बाद उसमें जोड़ लीजिए 324 में आप 36 जोड़ लीजिए जो 20 टीएमसी से आए हैं और 6 यूबीटी के बागी आए हैं, तो उसके बाद हो जाता है वो आंकड़ा 324। और इसमें जो 36 मैंने बताया जिनकी संभावना सशर्त बिल, जिन्होंने अपना स्टैंड जो है थोड़ा लचीला बताया है, तो उसके बाद आ जाएगा नंबर ये 360 का। तो यानी कि सरकार जो है वो सीधे सीधे जो मैजिक फिगर है, जो 2/3 बहुमत उसे चाहिए, वो अचीव कर सकती है। हालांकि अभी भी बातचीत जो है वो लगातार चल रही है, और सरकार ने जो मानसून सेशन के लिए 5 बिल लिस्ट किए हैं उसमें इसका नाम नहीं होना भी ये कहा जा रहा है कि सरकार नहीं चाहती है सदन के पटल पर फिर से ये बिल गिरे, वो ठोक बजाकर देख लेना चाहती है, और वो सीधे सीधे वो यहाँ पर कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। जब उसे पूरा फुल एश्योरेंस हो जाएगा तो ये बिल आएगा, और कहा जा रहा है कि फिगर, जो सूत्र कह रहे हैं कि फिगर जो है वो अचीव हो गई है। अब सरकार क्या करेगी, किस तरह से करेगी, इसको लेकर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपको सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी सिर्फ इसी मुद्दे पर। देखिए, जब भी कोई सेशन होता है उससे पहले सर्वदलीय बैठक होती है तमाम मुद्दों को डिस्कस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलानी चाहिए थी सिर्फ इसी मुद्दे पर। उसके बाद बिल जो है वो कमेटी में भेजा जाता, कमेटी की सिफारिश होती है, और फिर जाके जो सुझाव होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता, फिर जाके ये जो है बिल सदन के पटल पर रखा जाता। आपने पिछली बार भी ऐसा नहीं किया था, और यही वजह था कि आपका जो बिल है वो गिर गया था, नहीं पास हो पाया था। और इस बार भी वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही एटीट्यूड रखेंगे तो नहीं पास हो पाएगा। अगर आप मोटा मोटा देखिए तो अभी की जो स्थितियां बन रही हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं तो ठोस जो बड़ी पार्टीज हैं, जिसमें कांग्रेस सीधे सीधे और अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी, ये दोनों बिल्कुल इस बिल के मुखालफत में नजर आती हैं। बाकी जो तमाम पार्टियां हैं वो इसको लेकर या तो लचीला रुख अपना रही हैं, या शर्तों की बात कर रही हैं, या दबी जुबान में समर्थन करने की बात जो है वो यहाँ पर कह रही हैं। अभी तक मैं आपको बताऊं कि इसको लेकर क्या कुछ जो है अभी तक स्थितियाँ बन रही हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है। इस बीच मीटिंग्स का दौर जो है वो भी चल रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जिन 5 जो बिल जो मानसून सेशन में सरकार ने जो लिस्ट किए हैं उनमें है इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2026, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026। तो ये बिल जो है 5 अपने काम में जो है वो लिस्टेड सरकार ने दिखाए हैं, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जिसे कहते हैं कि इनके अलावा कि भाई डिलिमिटेशन बिल आएगा, वो ऐसा नहीं है। डिलिमिटेशन बिल आएगा तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हो चुका है उसका रास्ता भी साफ हो जाएगा। और साथ ही साथ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये एब्सोल्यूट नंबर 360 का आ जाता है तो सरकार फिर क्या आगे, हालांकि बहुत फार-फेच्ड सिचुएशन है, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी काम कर सकती है। ठीक है, वो सरकार के एजेंडे में है, लेकिन अभी इसी मानसून सेशन में पहली प्राथमिकता सरकार की डिलिमिटेशन बिल है, तो इसको लेकर सभी की निगाहें जो हैं वो लगातार टिकी हुई हैं। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अपना विरोध लगा चुके हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो भी इसको लेकर ओके नहीं है। अगर हम बात करें तमाम लीडर्स की, तो चिदम्बरम ने भी इसको लेकर अपने कंसर्न्स जो हैं वो जताए हैं। अब मैं ज़रा आपको थोड़ा इतिहास के पन्नों में ले चलती हूँ, आपको थोड़ा समझाती हूँ कि ये बिल जो है कहाँ से किस तरह से ये पूरा का पूरा शुरू होता है और हर पार्टी का फिलहाल स्टैंड क्या नज़र आ रहा है। अब तक आपको बताऊँ 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं, 1952, 1963, 1973, 2002 में। पहले 3 में सीटों की संख्या बदली गई थी, लेकिन 2002 वाले में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज बदली गई हैं, सीटें नहीं बदली गई हैं। आखिरी बार लोकसभा की सीटों की संख्या कब तय हुई थी, ये भी आपको बताऊं कि 51, 61 और 71 की जनगणना के बाद स्टेट्स की सीटें उनकी आबादी के आधार पर मिलती रही थी, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने इस व्यवस्था को ठप कर दिया था, और अभी भी 543 सीटों का ही बंटवारा जो है 1971 की जनगणना के आधार पर तय है। 25-25 साल के लिए इसको रोका गया था। तो पहले ये रोक जो थी वो 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के वक्त लगी थी, 42वां संशोधन था। उसमें 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों को फ्रीज कर दिया गया था, और उसमें क्या था कि हम एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य से हटकर
वो कह रहे थे कि भाई आप एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यानी कि पूरे देश में हर हिंदुस्तानी नागरिक के वोट की कीमत एक ही होनी चाहिए। अगर आप उसको उस हिसाब से करेंगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाएंगी कि दक्षिण के राज्यों में संख्या, अगर जनसंख्या कम भी है और फिर सीटें उसी अनुपात में नहीं है, तो उन्होंने उस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा कि हम कम जन्म दर को इनाम देने की नीति की तरफ चले गए हैं। तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन आए थे, तो उसको अभी फ्रीज पे रखा गया। दक्षिण के राज्य कह रहे थे भाई हमें क्यों पनिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि कम थी, उत्तर के राज्यों में तेज थी, और इसीलिए दक्षिण के राज्यों को इस पर ऑब्जेक्शन था। फिर उसके बाद वाजपेयी सरकार में 2001 में 84वें संशोधन में इसे फ्रीज करके 2026, यानी अभी जहां हम खड़े हैं, तब तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया और कहा गया कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, राज्य सरकार को प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई दक्षिण से वो सीखेंगे, वो भी इस तरह से करेंगे, तो 25 साल के लिए तब डाल दिया गया। अब देखिए कि स्थिति क्या है। डिलिमिटेशन बिल 2026 को 16 अप्रैल को लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया था। इस बिल का मकसद 543 से बढ़ाकर सीटों को 850 कर देना था, जिसमें 815 सीटें राज्यों से और 35 सीटें जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से आनी थी। ये बिल 2027 की जनगणना पूरी होने से पहले ही डिलिमिटेशन गठित करने की अनुमति देता है, ताकि महिला आरक्षण भी जो है वो जल्द से जल्द लागू हो सके। अब इसमें क्या स्थितियां हैं? बीजेपी एनडीए जाहिर सी बात है इस बिल के समर्थन में है। कांग्रेस सीधे सीधे विरोध कर रही है। पी चिदंबरम ने कहा कि डिलिमिटेशन का असली मकसद महिला आरक्षण नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की गेरिमेंडरिंग है। और उनका कहना है कि मौजूदा फॉर्मूले से उन राज्यों के साथ गंभीर अन्याय होगा जिनकी जनसंख्या कम है। हालांकि सरकार ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई हम तो 50% वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं, और जो एब्सोल्यूट नंबर जो होंगे उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन साउथ की स्टेट का पहले जैसा ही रहने वाला है, लगभग 24%। डीएमके सशर्त इसमें आ सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्वरूप में उनके कुछ दिक्कतें हैं और जनसंख्याओं का आंकड़े जो हैं वो आधार नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए वो अपने कंसर्न दिखा रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि डीएमके का रवैया थोड़ा लचीला है और उनकी जो क्वेरीज हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उसको दूर करके सरकार जो है उसको अपने हक में ले सकती है। और 360 के फिगर में वो सरकार इसको भी काउंट करके चल रही है। एनसीपी शरद पवार का मैंने आपको बताया कि संकेत दिया है कि हर राज्यों में सीटें अगर एक समान 50% की बढ़ोतरी होती है, पॉपुलेशन के आधार पर नहीं होता है, तो उनकी पार्टी बिल का समर्थन करने के बारे में विचार कर सकती है, सोच सकती है। तो यहाँ भी लचीलापन अपनाया है। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो कहा है। शिवसेना भी थोड़ा लचीलापन अपना रही है, लेकिन हालांकि उसके पास अब सांसद जो हैं बचे ही नहीं हैं। बागी ऑलरेडी एनडीए में शामिल हो चुके हैं 6। तो फिलहाल जो स्थितियां बन रही हैं, यहाँ पर लग रहा है कि सरकार 360 का मैजिक फिगर इस बिल को पास कराने के लिए अचीव करने के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है, और बहुत हद तक मुमकिन है कि इस मानसून सेशन के अंदर ये बिल पास हो जाएगा। हालांकि जब मानसून सेशन शुरू होगा, सरकार को घेरने के लिए भी तमाम मुद्दे विपक्ष जो है तैयार लेके खड़ा है, जिसमें राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा होगा, जिसमें नीट पेपर लीक परीक्षा का मुद्दा होगा, जिसके अंदर जो पेट्रोल में E20 और इथेनॉल मिक्सिंग का जो पूरा का पूरा मुद्दा है उस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो बहुत सारे मुद्दे जो हैं यहाँ पर खासतौर से ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग को लेकर विदेश नीति का मुद्दा भी बहुत हद तक मुमकिन है कि उठ सकता है। तो सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है, लेकिन सरकार का एजेंडा में 5 बिल जो है वो लिस्टेड है। साथ ही पूरी कोशिश है कि 360 के 2/3 बहुमत के आंकड़े को जुटाकर इस मानसून सेशन में सरकार इस डिलिमिटेशन बिल को पास करा दे। लगातार नजर इस पर बनी रहेगी, हम आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल पिनास का पंच में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों की हर अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।